नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इसकी शादी ऐसे धूमधाम से करेंगे, सारे लोग बरसों तक याद रखेंगे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे धूमधाम के लिए? आज का ये केस गाजियाबाद से सटे एक इलाके का है, जहां एक ऐसे अपराध की रचना की गई जो सोच से भी परे है। एक ऐसा सनसनीखेज जुर्म जिसने पुलिस डिपार्टमेंट की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। सुरंग खोद के बैंक लूटा है, मतलब तगड़ी प्लानिंग की होगी। इंसान 2 ही बार गड्ढा खोदता है, जब ज्वेलरी छुपानी हो तब, या किसी की लाश। पकड़ो। पकड़ो। हाँ जी बाबूजी, 34 मीटर तक सुरंग खुद गई है बाबूजी। 30 मीटर रह गई है, जिसे खोदने में हफ्ता भर लग जाएगा। ठीक है बाबूजी। नहीं, 17 तारीख तक सारी तैयारियां हो जाएगी, आप चिंता न करिए। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोग आ गई हमारी रेशमा। बैठो। बहुत होनहार और सुशील है। जिस घर में जाएगी खुशियों से भर देगी मेरी बेटी उस घर को। दरअसल इसकी जिद थी आगे पढ़ाई करने की, इस वजह से शादी में देर हो गई। जिद तो मेरी भी है रघुनाथ जी। मैं अपने बेटे की शादी इतने धूमधाम से करूं जिसके बारे में कोई सोच भी ना सकता हो। आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, इकलौती बिटिया है हमारी। इसकी शादी ऐसे धूमधाम से करेंगे, सारे लोग बरसों तक याद रखेंगे। तो फिर इस रिश्ते को पक्का माने? आप अपने बात से मुकरिएगा तो नहीं? अरे नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा भंडारी जी। अरे अब तो समझी जी कहिए। तब तो इसी बात पे मुंह मीठा करना बनता है। अरे भाई क्या हुआ? ये मिट्टी सुरंग दस्ता भी जाएगी। पगला गया क्या? पूरे 6 फुट गहरी सुरंग है, कुछ नहीं होगा। तू चल खोद खोद खोद, जा जा, थोड़ा टेक लगाएंगे तो टिक जाएगी। चल चल खोद खोद, हो गया काम, हो गया। चल। अरे मुझे टेंशन नहीं चाहिए, कोई भी काम चाहिए ढंग से, समझ गए ना? बातें कम और काम ज्यादा करो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हाँ सब तैयारियां हो जाएगी। हाँ जी, आपको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। नमस्ते नमस्ते। रेशमा। हाँ पापा। अरे आओ बेटा, जल्दी आओ। हाँ। उमा, संगीता, अरे कहाँ गए सब लोग? अरे क्या उमा। हुआ जो इतना शोर मचा रहे हो? अरे कमलाकांत जी का फोन आया था, 20 तारीख का मुहूर्त निकाला है सगाई के लिए। चलो धूमधाम से सगाई की तैयारियां शुरू कर दो। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे धूमधाम के लिए? एक तो पैसों की इतनी तंगी, ऊपर से ये फालतू का खर्चा। अरे बंद करो ये सब चोंचले। ये चौंचले नहीं है, अरमान है हमारे। और तुम, अगर रेशमा तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या ये सब कहती? इस नालायक की शादी कर दी और अब मेरी बेटी की बारी आई तो बदल गई। तो क्या कहा तुमने? हम फालतू का खर्चा कर रहे हैं हमारी बेटी की शादी पर। तुम्हारी माँ को जो गहने लेके दिए, तुमको जो दुकान लेके दी, वो है हमारा फालतू का खर्चा। 17 तारीख तक 2 लाख रुपए का इंतजाम करना, वरना तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारी दुकान दोनों हमको मजबूरन बेचनी पड़ेंगी। मगर हमारी बेटी की शादी हम धूमधाम से करेंगे पक्का। देखो मैं फिर से एक बात बोलती, एक बार फिर से सोच लेना। सोच भी लिया है और समझ भी लिया है, अब से करना बाकी है। कहां से लाएंगे 2 लाख रुपए?
अनिल भाई चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या हुआ? महाराज अनिल भाई मुझे पानी पिला था। दम घुट रहा है मेरा। अनिल भाई बाहर निकालो दम घुट रहा है इसका। पापा आपका हल्दी वाला दूध। ये लेंगे, देखो एक से बढ़ के एक है। ऑनलाइन जो चाहिए पसंद कर लो। पापा एक बात कहूं, मुझे विप्लव की दुकान बिकवाकर शादी नहीं करनी। अच्छा बैठ। एक्सक्यूज मी, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, अब यहाँ बैठिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। सुनिए, आप अंदर जा सकती हैं। सर, मेरे पापा न जाने कहाँ चले गए हैं। प्लीज प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए। आप बैठिए, बोलिए। सर, मेरे पापा रघुनाथ त्रिवेदी 17 अगस्त की शाम से लेकर अब तक गायब हैं। उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कुछ आइडिया है कोई घर से कहाँ गया है वो? नहीं सर, कुछ बता के नहीं गए। कल मेरी सगाई है, उसकी भागदौड़ में लगे हुए थे। और हाँ, शादी के लिए भी वो काफी लोगों को मिल रहे थे ताकि पैसे इकट्ठा कर सके। मैंने सबको पूछ लिया सर, किसी को कुछ नहीं पता। ये रघुनाथ जी काम क्या करते हैं? प्रिंसिपल की पोस्ट से 3 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। देखिए, रोइए मत, लीजिए। हाँ सर, याद आया। पापा बनारस जाने की सोच रहे थे चाचा के पास में, ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। पापा नहीं चाहते थे कि पैसों की किल्लत की वजह से शादी की तारीख बदली जाए। हमने वहाँ पे भी फोन कर लिया, वहाँ पर भी नहीं है वो। रघुनाथ जी की फोटो और फोन नंबर बाहर दे दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। विप्लव, सब ठीक ठाक से हो गया ना? चल जल्दी कपड़े बदल ले। मैंने आपसे कहा था ना, अभी फोन मत कीजिएगा। लॉकर रूम तुमने खोला था? हाँ सर। तुम कितने बजे आए? मैं अपने टाइम पे आया था सर, पर सुबह को आया जब ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा मैं दिखा। आइए सर, ये देखिए सब कुछ तोड़ दिया है। ये देखिए सर, 4 दिन बाद बैंक खुले सब, और वो सारे लॉकर तोड़े हुए सर, सब कुछ लूट के ले गए। सर मेरे हिसाब से कम 6 से 7 करोड़ रुपए के कैश और गहने हैं। सुरंग खोद के बैंक लूटा है, मतलब तगड़ी प्लानिंग की होगी। गुप्ता, सुरंग में उतरो और देखो ये बाहर कहाँ निकलता है। जी साहब।
ये नक्शा है बैंक से यहां तक पहुंचने का। इतना बड़ा सुरंग खोदा है, मतलब बहुत दिन लगे होंगे। अनुज जी, 1 तारीख से सुरंग खोदने का काम शुरू किया हुआ, खिड़कियों पर प्लाई मारा है। इसका मतलब अंदर क्या चल रहा है ये किसी को दिखाई ना दे और आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने पीने का सामान है, मतलब तैयारियां बहुत दिनों से की होगी। सांप बिल बनाकर खजाने की रक्षा करता है, पर इन सांपों ने बिल बनाकर खजाना लूटा है। गुप्ता, आसपास में जितने भी हार्डवेयर वाले हैं उनसे जाके पूछना कि खुदाई का सामान और प्लाईवुड हाल ही में किसने खरीदा था। यस सर। सर लगता है पैसों की बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा हो गया होगा, तो इन्हीं के साथियों ने इन्हें मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि काम निकल जाने के बाद सबूत मिटाने के लिए मार दिया हो। अनुज, जो लोग इतने प्लानिंग कर सकते हैं ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घर को अच्छी तरह से चेक करो और आसपास के पुलिस स्टेशन में इन दोनों की फोटोग्राफ्स भेजकर ये पता करो कि इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं। और सबसे पहले ये घर किसके नाम पर था और यहाँ कौन रहता था ये पता करो। सर। मैनेजर साहब। हाँ सर। जिसने भी ये काम किया बड़े प्लानिंग के साथ किया है। मुझे आपके बैंक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए और एम्प्लॉयज के डिटेल्स। मुझे शक है कि आपके एम्प्लॉय का इसी में हाथ हो सकता है, क्योंकि वही लोग हैं जो बैंक का चप्पा चप्पा जानते हैं। आपको किसी पे शक? नहीं सर, मुझे अपने एम्प्लॉय में से किसी पे शक नहीं। ठीक, चलिए। हाँ साहब, ये कभी कभार 4 बंदों का चाय लेने आता था, लेकिन बहुत कम बोलता था साहब। साहब हमें लगा घर पे रिनोवेशन का काम जोरों शोरों से चलता रहेगा। कौन है, क्या कर रहा है, इस पर कभी हमने गौर नहीं किया। जो लूटा गया है या गायब हुआ है उसके डिटेल्स मुझे दीजिए। जी सर। चाय वाले के हिसाब से मारा गया आदमी में से एक आदमी 4 कप चाय ले जाता था। मतलब वहाँ पे 4 लोग हो सकते हैं। सर टोटल 86 लॉकर, उसमें से 50 लॉकर तोड़े गए थे। मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ डिटेल्स के बारे में पूछा था, उसका क्या हुआ? सर मैं आपसे पूछा था। थैंक यू सर। उस घर के मालिक का पता चल गया है। नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कौन है? आज सुबह रेशमा जिस रिटायर्ड प्रिंसिपल की रिपोर्ट लिखवाने आई थी वही है। मेरे पापा रघुनाथ त्रिवेदी 17 अगस्त की शाम से लेकर अब तक गायब हैं। एक लंबी सुरंग खोदकर लुटेरों ने एक असंभव दिखने वाली घटना को अंजाम दिया था। इस लूट को अंजाम देने का तरीका और प्लानिंग दोनों को बहुत सूझबूझ के साथ अमल में लाया गया था। एक तरफ घर में 2 अनजान लोगों की लाशें मिली थी और दूसरी तरफ यह पता चला था कि वो घर लापता हुए रघुनाथ त्रिवेदी का था। ये दोनों ही बातें पुलिस के लिए चौंका देने वाली थी। आखिर क्या हकीकत थी उन 2 लोगों की मौत की और रघुनाथ के लापता होने के पीछे रहस्य क्या था? क्या रघुनाथ त्रिवेदी इस रॉबरी में शामिल था या फिर यह मामला इससे भी ज्यादा संगीन था? अनुज, तुम आस पड़ोस में जाके फैमिली के बारे में पूछताछ करो। सर। आप में से कोई इन दोनों को जानता है? नहीं सर। ये क्या है? सर्च वारंट है, घर की तलाशी लो। ऐसे कैसे? सर्च वारंट है हमारे पास। कमाल है सर, हमने अपने पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, अब आप हमारे घर आकर 2 अनजान लोगों की तस्वीर दिखाकर हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। आपके प्रकाश रोड वाले घर से सुरंग खोदकर पास में जो स्वर्ण कलश बैंक है उसे लूटा गया है। काफी मात्रा में कैश और सोना चोरी हुआ है। इन दोनों की लाशें भी हमें वहीं पर मिली हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपके पापा रघुनाथ जी भी उसी दिन से लापता है। पर वो घर तो पिछले 7 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इतनी खराब हालत है कि कोई किराएदार उसमें रहने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि नया किराएदार मिल गया हो। पापा ने तो इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। सर उस पेपर मिले हैं प्रॉपर्टी। पेपर्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर इस लूट और मर्डर के बारे में आप में से कोई कुछ भी जानता है तो बोल दीजिए। बाद में ये मत कहना कि मौका नहीं दिया था बोलने का। आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि घर के लोगों की आपस में बनती नहीं। इसके अलावा ये भी बताया कि रघुनाथ जी को पैसे की काफ़ी ज़रूरत, काफ़ी कर्जे में, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि इसे तैयारी के पैसे एडवांस में दे दिए गए। क्या? जी सर। ये पैसे तुम्हें मिल गए थे इसके?
हाँ सर, परसों रात को ही उन्होंने सारे पैसे एडवांस में ही क्लियर कर दिया था। आपने जितने पैसे बोले थे उतने हमने लाए। जी। हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक। सर, आप लोग कैसे मेरे पापा पर शक कर सकते हैं? वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान है। हमने कई शातिर अपराधियों को देखा है जो अपराध करने के पहले अपने आप को शरीफ दिखाते हैं। इस वक्त सारे सबूत आपके पापा के खिलाफ है। एक बात बताओ, अगर शादी के लिए पैसे नहीं थे तो इतनी तैयारी कैसे हो रही है? उन्होंने कहा था उन्होंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया। लेंगे, देखो ऑनलाइन जो चाहिए पसंद करो, पैसों की चिंता मत करो। बैंक लूट कर। अगर आपको मेरे पापा पर इतना ही शक है ना, तो ढूंढ निकालिए उनको। क्या करना है और क्या नहीं करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी सलाह की जरूरत नहीं हमें। अनुज, हो सकता है इस रॉबरी में पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो, सब पे नजर रहे। सर, लोग अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए बैंक्स में लॉकर लेते हैं और वहीं से इतनी बड़ी चोरी का खुलासा हुआ था। लोगों में अविश्वास और डर बढ़ने लगा था। लो जी, ठंडा ठंडा पानी। गाजियाबाद के स्वर्ण कलश बैंक में लूट। क्या? अरे देखो, खबर छपी है फोटो के साथ। आनंद विहार के बैंक में लूट। बेटी की शादी के लिए रिटायर प्रिंसिपल ने सुरंग खोदी। ठीक है, थैंक यू सर। उन दोनों मरे हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक देसी पिस्टल से मारा गया है, वो भी 1 मीटर से कम की रेंज से। ये रघुनाथ के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, उनकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन उस 5 किलोमीटर के रेडियस में, जहां उनका अपना घर और बैंक दोनों पड़ता है। इसके अलावा और कुछ पता नहीं चला है। रघुनाथ के फोन रिकॉर्ड पे जितने भी कॉल्स आए थे सबको वेरीफाई करो, शायद कुछ हाथ लग जाए। सर, उनके बैंक के सामने वाले घर के पड़ोसियों के हिसाब से उनके घर में करीब 2 हफ्ते से ज्यादा से काम चल रहा है और उसी बीच रघुनाथ जी भी गायब हो गए। सर, मुझे तो लगता है या तो इस लूट का हिस्सा है या उनके साथ कोई साजिश हुई है। अगर उनके साथ साजिश हुई है तो अभी तक उनकी लाश क्यों नहीं मिली हमें? सर, ये देखिए बैंक के पिछले 2 हफ्ते के सीसीटीवी फुटेज। सर, ये रघुनाथ जी जिस आदमी से बात कर रहे हैं, ये मरे हुए उन 2 लोगों में से एक है। रघुनाथ जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, लोन के लिए 2 हफ्ते से बैंक के चक्कर लगा रहे थे। रघुनाथ जी, हम आपको लोन नहीं दे सकते। आपने पहले से ही लोन ले रखा है और आप तो अब रिटायर भी हो चुके हैं। लोन कहाँ से चुकाओगे आप बताओ यार। देखिए, हमारी बेटी की शादी, पैसों की जरूरत है हमें। रघुनाथ जी प्लीज आप यहाँ से जाइए। ठीक है। क्या रघुनाथ जी वाकई बैंक में लोन के लिए आए थे या लोन के बहाने बैंक का मुआयना करने आए थे लूट के लिए? क्योंकि साथ में वो आदमी भी था और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुलिस अब तक मारे गए लोगों की पहचान करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। शातिर लुटेरों ने अपने पीछे सारे सबूतों को जड़ से खत्म कर दिया था। यह सिर्फ एक बड़ी बैंक रॉबरी नहीं थी, बल्कि 2 हत्याओं का भी मामला था और पुलिस को तलाश थी सिर्फ एक ऐसे सिरे की जो उन्हें लुटेरों तक पहुंचा सके। वीर जी, 1 मिनट अखबार दिखाना। दोबारा करेगा इसे? हाँ, चल भाग। सर, ये है हरिया। ये बैंक डकैती में मारे गए दोनों लोगों की जनता। कौन थे वो दोनों? राजू 1 महीना पहले यहाँ आया था काम की तलाश में। वो बहुत अच्छा मजदूर था साहब। अगर गांव में कुछ काम नहीं था ना, तो पैसा कमाने के लिए शहर आया था। उसने गांव में कई जगह पर कैनल और गड्ढे खोदा है साहब। फिर एक दिन उसने मुझे साहिबाबाद में रहने वाले अनिल मिस्त्री के यहाँ बोला कि मेरा काम लग गया है। फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला साहब। फिर अखबार में मैंने उसका फोटो देखा साहब। अनिल मिस्त्री कहाँ रहता था पता है तुम्हें? हाँ साहब, पता है। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, इसको तो मैं जानता हूँ। यही मिस्त्री हमारे यहाँ से प्लाईवुड और खोदने का सामान लेकर गया था। और इसके साथ कौन था? और इसके साथ कौन था साहब, मुझे पता नहीं। सर, उस दुकान का पता चल गया है जहाँ से बैंक में चोरी के लिए प्लाईवुड और खुदाई का सामान खरीदा गया। अनिल मिस्त्री ने पूरी डीलिंग अकेले ही की। सर, एक बात और, विप्लव ने पिछले हफ्ते अपने घर के पास के हार्डवेयर शॉप से खुदाई का सामान खरीदा था, जैसे फावड़ा और गेट। तुम हरिया के साथ अनिल मिस्त्री के घर पे जाओ, विप्लव की खबर मैं लेता हूँ। सर,
तलाशी लेनी है घर की। फिर से? हाँ, कुछ चीजें छूट गई थी। घर का कोना कोना छान मारो। सर आप गलत शक कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। सर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे घर में कुछ भी नहीं मिले। अब 2 बार क्या, आप 10 बार तलाशी ले लें। ये खुदाई का सामान मिला। पिछली बार अगर अच्छे से तलाशी ली होती तो दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आती। ये सामान तुमने पिछले हफ्ते में क्यों खरीदा था? माँ ने कहा था सर। कुछ बोलेंगी आप? वो इन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो वो मेरे गहने और विप्लव की दुकान बेच देंगे। 17 तारीख तक 2 लाख रुपए का इंतजाम करना, वरना तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारी दुकान दोनों हमको मजबूरन बेचनी पड़ेगी। हम डर गए थे। मैंने मेरे सारे गहने और विप्लव की दुकान के कागजात एक डिब्बे में भर दिए और यही जमीन में गाड़ दिए। बोलो इसे। लगता है आप लोगों को गड्ढा खोदने का काफी तजुर्बा है। बैंक में सुरंग भी ऐसे ही बनाया था क्या? इंसान 2 ही बार गड्ढा खोदता है, जब ज्वेलरी छुपानी हो तब, या किसी की लाश। ज्वेलरी और पेपर को वेरीफाई कराओ, इनके है या लूट के। ओके। सवाल अब भी यही था कि रघुनाथ कहाँ थे। क्या उनका इस चोरी में कोई हाथ था या उनके परिवार में से किसी का कोई हाथ था? मारे गए 2 लोगों की शिनाख्त राजू मजदूर और अनिल मिस्त्री के रूप में हो चुकी थी। अब बारी थी कड़ियों से कड़ियां जोड़कर उन मुख्य अपराधियों तक पहुंचने की जिन्होंने इस नामुमकिन सी दिखने वाली डकैती को अंजाम दिया था। आखिर कौन थे वो दूसरे 2 आदमी और उनका बापूजी से क्या संबंध था? और क्या रघुनाथ त्रिवेदी के गायब होने और इस डकैती के बीच में कोई कनेक्शन था? पुलिस अब बड़ी मुश्किल से मिले अनिल मिस्त्री के घर तक जा पहुंची थी। ये है अनिल मिस्त्री का घर साहब। सर नोट मिले हैं। ये तो सभी नए नोट, वो भी एक ही सीरीज के, मतलब किसी को एक साथ दिए गए हों। इन नोटों की सीरीज के नंबर को रिजर्व बैंक भेजो, पता करो कि कौन से बैंक को अलर्ट हुए। सर बैंक के सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स को वेरीफाई किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और रघुनाथ जी के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उससे भी कुछ खास पता नहीं चला। ठीक है, कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सुनो, ये मोबाइल रिपेयर करवाना है। इसमें तो मिट्टी भर गई है, कम से कम 500 रुपए लगेंगे, कल आना। ये मोबाइल में ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम अभी के अभी से रिपेयर कर दो। मैं तुम्हें 2000 रुपये देता हूँ। ले लो 2000 रुपये। अरे मोबाइल 1500 का है ये, तुम रिपेयर करो ना। सर रघुनाथ जी की सारी कॉल्स वेरीफाई की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। हो सकता है इस रॉबरी के लिए रघुनाथ ने कोई नया नंबर इस्तेमाल किया। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनसे जाके पता करो क्या उन्होंने रघुनाथ या उसके फैमिली को कोई नया नंबर इशू किया है या नहीं। ओके सर। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। बाबूजी पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। देखिए, हम किसी बैंक डकैत के घर में अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। बाबूजी ऐसा कर ही नहीं सकते, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलिए हमें मान भी गए कि इस बैंक डकैती में उनका हाथ नहीं, किसी गलत काम में उनका हाथ नहीं, लेकिन क्या आपके पास इतना पैसा है कि ये शादी धूमधाम से करवा सके? और वैसे एक बात बताइए, ये रघुनाथ जी है कहाँ? अगर वो बेगुनाह है तो सबके सामने क्यों नहीं आते, चुप करके बैठे हैं? आप मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हैं? रुक जाइए भाभी, अरे आप खुद क्या है? आप किसी लुटेरे से कम है? ये अच्छे कपड़े पहनकर कल्चर की आड़ में लड़की वालों को लूटते हैं आप। बड़ा बदतमीज लड़की है तुम, तुम्हें तमीज नहीं कि सत्य से बात करना चाहिए। बदतमीज मैं नहीं, आप हैं। मनमानी शर्तें रखकर आप लड़की वालों को तोड़ के रख देते हैं। आप निकल जाइए इस घर से। मैं तो जाऊंगा, लेकिन कौन करेगा
ऐसे डकैतों के घर में शादी? मेरा बेटा कुंवारा रहेगा, लेकिन ऐसे घर में शादी नहीं हो सकती उसके। हमें भी नहीं करनी, निकल जाइए इस घर से। इतना सब कुछ छोड़ के चले गए और आप सब चुप हैं। अरे आना। ये चैन हमें बेचनी है। बिल है इसका आपके पास? नहीं। ये चेन तुम्हारी है? हमें नहीं बेचनी है चैन। चलो। अरे रुको, सुनो तो। हमें पैसों का इंतजाम करना होगा, किसी ना किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी। अब क्या करोगे पैसों का? लड़के वाले तो चले गए ना। मैं उन लोगों को मना लूंगी, पर उससे पहले हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी कह देती हूँ, मुझसे पैसों की उम्मीद नहीं करना। तुम्हारे पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए। अगर मेरी बात मान ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब हमारी तरफ क्या देख रही? हमसे तो कोई उम्मीद रखना मत, बता रहे हैं। ये मत भूलिए कि आपकी जो दुकान है वो पिताजी के पैसों की बदौलत ही है। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, अपना फर्ज निभाया है बस। दूसरों का फर्ज याद है, और जब अपने फर्ज की बारी आई तो कुछ नहीं। एक सुबह सुबह ना मेरा दिमाग तो खराब मत कर, ये तो सब फर्ज वर्ज अभी याद दिला देंगे तुमको। रेशमा, उमेश बात कर रहा हूँ। देखो रेशमा, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। रेशमा, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूंगा, बस तुम उन्हें एक बार सॉरी बोल देना। हेलो, अब निकलने का वक्त आ गया है, तैयारी शुरू करो। जहां एक तरफ रेशमा को विप्लव और उमा के तानों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ संगीता उसका भला सोच रही थी और रघुनाथ त्रिवेदी का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया था। पुलिस के शक के दायरे में सिर्फ रघुनाथ का परिवार नहीं था, बल्कि वो राजू और अनिल मिस्त्री से जुड़ी हर कड़ी को जोड़कर देख रही थी। और अचानक रेशमा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। पीएसआई अनुज, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन। सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। रेशमा घर पर नहीं है और उसका सामान भी घर पर नहीं है। क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है। सर, आप घर पे जल्दी आ जाइए। ठीक है माते। मैंने मना किया था ना तुझे पुलिस में फोन करने के लिए, फिर भी तुमने कॉल किया। माँ, लेकिन रेशमा घर पे कहीं भी नहीं थी, मुझे फोन करना पड़ा। अरे रेशमा, रेशमा जब चाहो तब तुम उसका ही नाम लेती हो। मरने दो उसे जहाँ चली गई है वो। माँ, अब क्यों अपनी मत चल। सर, मैंने ही आपको फोन किया था, रेशमा घर पर कहीं भी नहीं है और उसका सामान भी गायब है। सामान लेकर गई, इसका मतलब प्लानिंग के साथ उसने घर छोड़ा। अरे नाम खराब कर दिया है कलमुई ने हमारा, अब वो वापस ना आए वो ही बेहतर है। पहले आपके पति रघुनाथ जी गायब हो जाते, फिर आपकी बेटी रेशमा। ये माजरा क्या है? हम पता लगा लेंगे। सर, इस बैंक रॉबरी में रेशमा भी शामिल तो नहीं? हो सकता है बाप बेटे ने मिलकर ये बैंक रॉबरी की हो। बाप की लाडली थी ये रेशमा। अगर रघुनाथ जी कहीं छुपे हुए तो रेशमा उससे मिलने की कोशिश जरूर करे। हो सकता है कि रेशमा ही हमें रघुनाथ और बैंक रॉबरी में शामिल लोगों तक पहुंचा दे। रेशमा के कॉल रिकॉर्ड निकालो और उसकी फोटोज हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और खबरियों को काम पे लगा दो। सर, रेशमा के कॉल रिकॉर्ड्स, उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी बार इस नंबर से बातचीत हुई। ये नंबर अभी भी एक्टिव है? जी सर, अभी भी एक्टिव है। हेलो साहब, रेशमा 40 से 50 साल के आदमी के साथ इंदिरापुरम के अभिनंदन लॉज में ठहरी हुई है। ठीक है, तुम उन पे नजर रखो। सर, खबरी का फोन आया, रेशमा को एक 40-50 साल के आदमी के साथ इंदिरापुरम के अभिनंदन लॉज में देखा गया। हो सकता है वो रघुनाथ के साथ हो। खबरी को बोल देना उस पर नजर रखे और उठाकर लेकर आना उसे। सर। पुलिस अब तक रघुनाथ का पता नहीं लगा पाई थी और इतनी बड़ी बैंक डकैती से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी। और रेशमा का इस तरह घर से भागकर किसी के साथ देखा जाना एक बड़े खुलासे का संकेत दे रहा था। आप
हटिए, रूम की तलाशी लो। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? ये मुकुल है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? हाँ सर। ले चलो इन्हें। लेकिन हो क्या रहा है सर? अरे सर, बात सुनिए सब। क्या प्लान था? मैं और मुकुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों में उम्र और जाति का फासला है, इसलिए हम दोनों को भागना पड़ा। क्या रघुनाथ जी ये बात जानते थे? हाँ, पापा ने एक बार हम दोनों को साथ में गार्डन में देख लिया था। इसमें हमें पता है कि मुकुल अच्छा इंसान है, लेकिन मुकुल और तुम में जो उम्र और बिरादरी का फासला है, ये फासला तुम दोनों को समाज में जीने नहीं देगा। हमारा सपना था कि हमारी राजकुमारी की शादी हम किसी राजकुमार के साथ धूमधाम से करेंगे। अगर हमारा ये सपना टूट गया तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैंने पापा की बात मान ली। उमेश, उससे शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी, लेकिन पापा के लापता होते ही उमेश के लालची परिवार ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। माँ और विप्लव दोनों बात बात पे मुझे ताने देते थे और इस बार मैं झेल नहीं पाई। और ऐसे वक्त में मुकुल के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। सर, मैं रेशमा से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे वक्त में बस इसका मैं साथ दे रहा था। हम दोनों शादी करने वाले थे। अनुज, रेशमा के घर वालों को इन्फॉर्म करो कि वो मिल गई है। सर, लगता नहीं इस बैंक रॉबरी में रघुनाथ जी के साथ उनका कोई फैमिली मेंबर शामिल था। अगर कोई भी शामिल नहीं था तो फिर रघुनाथ गायब क्यों हो गया? सर, वो 1000 के नोटों की सीरीज जो मैं अनिल मिस्त्री के घर से मिली थी, वो मयूर विहार के पीसीबी बैंक के एटीएम को अलॉट हुई थी। गुड। अनुज, उस एटीएम में जब कैश डिपॉजिट हुआ था उस दिन से लेके एक हफ्ते तक की सारी सीसीटीवी फुटेज होगा। सर, हे, खबरदार, जो घर के अंदर पैर भी रखा तुम दोनों ने, जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओ। सुन लिया? निकलो भैया से। तुझे बुढ़ापे में शर्म नहीं है इसे घर से भगाते हुए? हाँ, आज जिसकी वजह से बाबूजी ने घर छोड़ दिया है और अब ये लड़की हमारे मुंह पे कालिक पोत रही है। अरे यही तो फर्क है ना इसकी और हमारी बिरादरी में। देखिए, मेरी बिरादरी के बारे में बात मत करिए, अपने गिरेबान में झांकिए। एक तो आप लोग अपना फर्ज नहीं निभाते और जो निभाता है उसकी मदद भी नहीं करते। खोट तो आपकी बिरादरी में है। निकल जाओ, जान से मार दूंगा मैं। हमारे पापा कहाँ चले गए? क्या दुनिया बदल रही है। हर आदमी चोरी चकारी, लूटपाट, डकैती से पैसा कमाना चाहता है। पापा, दुनिया बदल रही है, हर कोई आसानी से पैसे कमाना चाहता है। बेटा, बात चाहे रिश्तों की हो या पैसों की, सच कभी नहीं बदलता और हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारे मन को कभी भटकने नहीं देना चाहिए। सर, उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो पता चला उन 2 दिनों में सिर्फ 6 लोगों ने 10,000 या उससे ज्यादा की अमाउंट विड्रॉ की। जब इन 6 अकाउंट्स को हमने वेरीफाई किया तो पता चला उनमें एक अकाउंट ऐसा है जिसमें कभी 5 या 10,000 से ज्यादा बैलेंस था ही नहीं, लेकिन अचानक 3 हफ्ते पहले उसमें 2 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। अच्छा, चलो पता करते हैं उस अकाउंट का इस सुरंग के साथ क्या कनेक्शन है। सर, उन नई सीरीज की करेंसी रीफिल हुई थी जो अनिल मिस्त्री के यहाँ से मिली थी। पुलिस ने हर एक अकाउंट होल्डर को वेरीफाई करना शुरू किया जिसने इस बीच वहाँ से पैसे निकाले थे, और फिर हाथ लगा एक ऐसा अकाउंट होल्डर जिसके लगभग खाली पड़े अकाउंट में 3 हफ्तों में अचानक एकदम से पैसों की ट्रांजैक्शन बढ़ गई थी। पुलिस का उस पर शक अब यकीन में बदल गया। नई सीरीज की करेंसी रीफिल हुई थी जो अनिल मिस्त्री के यहाँ से मिली थी। पुलिस ने हर एक अकाउंट होल्डर को वेरीफाई करना शुरू किया जिसने इस बीच वहाँ से पैसे निकाले थे, और फिर हाथ लगा एक ऐसा अकाउंट होल्डर जिसके लगभग खाली पड़े अकाउंट में 3 हफ्तों में अचानक एकदम से पैसों की ट्रांजैक्शन बढ़ गई थी। पुलिस का उस पर शक अब यकीन में बदल गया। लो जी, ये दिलबाग के ढाबे की। सुनिए ना, एक मिनट। बाबूजी नहीं आए क्या अभी तक? बाबूजी नहीं, तुम्हारे बाप आ गए। तो आप लोग हैं कौन? पुलिस। अब सच्चाई का सुरंग खोदना शुरू कर दो वरना और मारूंगा। हमको हमारे लीडर बालेश्वर बाबूजी ने ये बैंक लूटने का प्लान बनाया था। हमने उस जगह की अच्छी तरह से रैकी की हुई थी और लूट का सही समय देख रहे थे।
मैं पहले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था, उसके साथ मैप बनाता था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी थी कंस्ट्रक्शन की। मैंने पूरे एरिया को अच्छे से चेक किया था साहब कि बीच में कोई सीवर लाइन या वायरिंग या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन न रखी। हम दोनों के सर पे बाबूजी का हाथ था, बस हमें जरूरत थी एक कुशल कारीगर की और मेहनती मजदूर की, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से मिले साहब। और फिर हमने उनको ऐसे सपने दिखाए कि वो हमारे लिए रात दिन सुरंग खोदने को तैयार हो। देखो भैया, हम हैं 4 लोग और हमारे गुरु बापूजी। लेकिन वो है कहाँ पर? अरे वक्त पड़ने पर वो भी सामने आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो कि हमें एक सुरंग खोदनी है जो हमारी किस्मत बदल देगी। सबको इतना पैसा मिलेगा कि हफ्ते में लाख रुपए भी खर्च करोगे ना, पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाओगे। अब बताओ, भिखारियों की जिंदगी जीना चाहते हो या राजाओं की? राजाओं की। चीयर्स। अरे करो ना चीयर्स। चीयर्स। ये हुई ना बात। अरे मोहित भाई, इन दोनों का मुंह तो मीठा करवा दो। कल शाम को यहीं मिलना, परसों से काम शुरू, ठीक है? वक्त पे आ जाना। हमें 2 ऐसे लोगों की जरूरत थी जो हमारे करीबी भी ना हो और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो। हमने उनसे ही सारा काम करवाया और अनिल मिस्त्री को हमने बैंक भेजा ताकि वो बैंक की रेकी कर सके। जहाँ उसे रघुनाथ जी मिले, हार्डवेयर की दुकान से सामान भी उन्हीं से खरीदवाया और चाय भी उन्हीं से मंगवाई। तो फिर उन दोनों को मारा क्यों? क्योंकि उनके मरने से सारे सबूत मिट जाते और हमारा हिस्सा भी कम नहीं होता। तो बाबूजी कॉर्नर मिलेगा कहाँ? बाबूजी, तुम्हें एक हाथ से नमस्ते करूं या दोनों हाथों से? प्लीज बोलना शुरू कर, बोलना शुरू कर। साहब, मेरा उस बैंक में एक अकाउंट और एक लॉकर है और मैं चाहता था कि किसी भी बैंक के स्ट्रांग रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होना सर। सामने खाली पड़े रघुनाथ जी के घर को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया है सर। ढाबे का मालिक दिलबाग और मोहित पे मेरे बहुत सारे कर्जे थे, इसलिए उनका कर्जा मुक्त और आगे की जिंदगी ऐशो आराम से बीते, इसलिए मैंने उन लोगों को ये प्लान बताया। इन सब में रघुनाथ जी का क्या रोल था? साहब, अनिल मिस्त्री के जरिए हमने रघुनाथ जी का मकान कम कीमत पर किराए पर लेने की बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने उन्हें 2 साल का किराया एडवांस में देने की बात की तो झट से राजी हो गए। साहब, हमने उन्हें 1 लाख रुपए एडवांस भी दिए और उनका मकान मरम्मत करवा के देने का वादा भी किया। अब वो बहुत खुश हो गए थे। सर, उनका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। साहब, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, पता नहीं कहाँ से रघुनाथ जी आ गए। ये सब क्या है? इसीलिए तुमने घर किराए पे लिया था? ताकि पुलिस को बैंक की डकैती और उनकी गुमशुदगी पर शक रहे और हम बच जाए। चोरी के सारे गहने मेरे ज्वेलरी शॉप में है। मैं सारे गहने धीरे धीरे पिघला कर बेचने वाला था। पुलिस ने इस नामुमकिन सी दिखने वाली बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व शातिर अपराधियों को ढूंढ निकाला था। चोरी का सारा सामान मिल चुका था, लेकिन खो चुकी थी 3 जानें, 2 गरीब और जरूरतमंद मजदूरों की और एक रघुनाथ त्रिवेदी की। रघुनाथ को पैसों की सख्त जरूरत थी। उनके घर से इस लूट ने उन्हें इसका हिस्सा ना होते हुए भी इस रॉबरी का एक अहम हिस्सा बना दिया। जहां एक तरफ पूरा जमाना सबूतों के बल पर उन्हें शक की नजर से देख रहा था, वहीं रेशमा का विश्वास उन पर टिका रहा। रघुनाथ त्रिवेदी एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के सपने अपनी आंखों में सजो रखे थे,
लेकिन पैसे का इंतजाम करने की होड़ में वो इतना खो गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी जांच पड़ताल के अपना घर किराए पर दे दिया। उनकी इस भूल ने न सिर्फ उनकी जान ली, बल्कि लोगों को उनकी ईमानदारी पर शक करने का मौका भी दे दिया। और एक बेटी हमेशा के लिए दूर हो गई अपने पिता के साए से। आई टीवी का वॉल्यूम थोड़ा स्लो करो ना, शुभ जाग जाएगा। और मैं जरा नहाने जा रही हूँ, शुभ को देखना। जूने पुराने कपड़े के बदले बर्तन ले लो, कलछी ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन ले लो। ये बर्तन वाली इधर आ। आई ना मेम साहब। और क्या क्या है तेरे पास? बहुत कुछ है मेम साहब, आप देख लो आपको क्या क्या चाहिए। दिखा। देखो मेम साहब, क्या चाहिए आपको? ये इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? तो क्या है ना मेम साहब, हमारे उधर जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो घूंघट करके ही निकलते हैं। देखो ना मेम साहब, बहुत बढ़िया कुकर है, कुछ ही कपड़ों में दे दूंगी। ये ले, कुछ कपड़े कम है, ठीक है, अगली बार ले जाना। मेम साहब जरा इसको रखवा दो ना। बर्तन ले लो। क्या है अजी, दिन भर चे 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 चे। अभी रुको। दीदी ये लो। अरे राजू कहाँ रह गया था? भूल गया था आजी को घुमाने लेके जाना है? अरे नहीं भूले नहीं थे। अरे दादी चलो, अरे पता है थोड़ी देरी हो गई आज। चलो आज हम आपको दुर्गा जी के मंदिर लेके जाएंगे। आई? हाँ शुभ उठा तो नहीं ना? नहीं अभी तक तो नहीं उठा। आई? आई शुभ? आई शुभ कुठे गेला? अरे वहीं होगा, देखना पालने में। आई पालने में नहीं है शुभ। शुभ कहाँ है? राजू राजू आया था ना, वो राजू तो नहीं लेकर गया ना उसे? राजू तो अभी आजी को लेकर गया घुमाने के लिए। तू रो एक मिनट। शुभ शुभ हेलो, हाँ मैंने बच्चा उठा लिया है। अरे भंवर, 2 प्लाई टेम्पो खड़ा है, पांडे जी का डाल दो उसमें। ए छोटू, वो पांडे जी का टेम्पो आया, उसमें 2 प्लाई डाल दे। अरे राम। हाँ बेटा बोलो। बाबा शुभ कुठे मिळत नहीं। क्या? आप जल्दी से आ जाइए बाबा। हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा। क्या क्या हुआ? घर चलो जल्दी। आई शुभ। मिल जाएगा मिल जाएगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। दिन दहाड़े मुंबई के उपनगर मीरा रोड में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाली औरत एक नवजात शिशु को उसकी अपाहिज और गूंगी दादी की आंखों के सामने से उठाकर ले जाती है। इतनी आसानी और तेजी के साथ वो इस काम को अंजाम देती है कि किसी को शक होने के पहले ही वो सबकी आंखों के सामने से इस नवजात शिशु को लेकर ओझल हो जाती है। कौन थी ये औरत और इस बच्चे को चुराकर वो क्या हासिल करना चाहती थी? हम सब ने ऐसे कई किस्से सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, जहां छोटे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। लेकिन हमारा आज का ये केस क्या सिर्फ बच्चे की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है, या फिर बच्चे की किडनैपिंग सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे खौफनाक अपराध की जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गणेश, मेरा ये सामान शीला मैडम क्या पहुंचा देगा? मैं बाद में जाके ले लूंगी। अरे रोज रोज सामान ही भिजवाती रहेगी, अभी तू भी तो चल मेरे साथ। चलूंगी ना, अभी नहीं। क्या बात है, तू घबराई हुई क्यों है? नहीं तो ठीक तो है। हाँ हाँ सब ठीक है, और तू अपना ध्यान मेरे पर से हटा और काम पर लगा, और जरा ये सामान उतरवा ना। ला दे।
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा शुभ। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, ढूंढेंगे उसे। मिल जाएगा। बट मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि घर में 3 लोग थे, उसके बाद भी घर के अंदर घुसकर किसी ने बच्चे को उठा लिया। भांग पिए थे क्या सब लोग? पर साहब हम तो घर पर ही नहीं थे। घर पे कोई आया था क्या? पड़ोसी या कोई और? नहीं, लेकिन हाँ एक बर्तन वाली आई थी। मैं उसे पुराने कपड़े देने के लिए अंदर गई, तब था शुभ पालने में, लेकिन जब बाहर आई तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसी राह चलती किसी भी औरत के सामने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती है? अगर वही बच्चों को उठाकर लेके गई है तो ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पुलिस को फोन करके बताना पड़ेगा। हेलो, शुभ तुम्हारे पास है? 10 लाख जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। मेरे नाती को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ बाबा? बाबा शुभ का है, मेरे शुभ को ला दो बाबा। बाबा मेरे शुभ को ला दो बाबा। कुछ नहीं होगा बच्चा, लेके आ जाऊंगा उसको। हाँ सेठ। अरे वो थोड़ा सामान ले जाना है विराट तक। किधर है तू? इधर एरिया में हूँ साहब, बस अभी 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। हाँ सर, 10 लाख रुपए मांगे उन्होंने और मेरे पति पैसे देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। पुलिस को फोन लगाया आपने? मना किया था ना उन्होंने, फिर क्यों किया आपने फोन? ये क्या किया तुमने? आपको क्या लगता है पैसे बचाने के लिए किया मैंने ये सब? जी नहीं, ये सब मैंने शुभ के लिए किया है। अगर पैसे लेकर भी उन्होंने शुभ को नहीं लौटाया तो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं चलो आ जाओ। हाँ रखती हूँ। अरे यहाँ तो एक टोकरी है, कोई टूटने वाला सामान तो नहीं है? अरे कुछ नहीं यार, पुराने कपड़े और बर्तन है। तुम लोग माल भरो फटाफट, मैं चाय पी जाता हूँ। अच्छा। शाम वाल दे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपकी मदद लेकर हम अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकते। साहब आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। देखिए हम पे भरोसा रखिए। हमसे मदद लेकर आप अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल रही हैं, बल्कि उसकी मदद कर रही हैं। अब टाइम खराब करे बिना ये बताइए कि आप लोगों को किसी पे शक है? जी हाँ, पुराने कपड़े लेकर एक बर्तन बेचने वाली आई थी, मुझे उस पर पूरा शक है। हो ना हो उसी ने हमारे शुभ को उठाया है। उसने ना लंबा घूंघट भी किया हुआ था। इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। आपने भी उसे नहीं देखा? नहीं, मैं तो नहाने गई थी, आजी और आई बाहर थे। मेरी आई, हो सकता है शायद इन्होंने उस औरत को बच्चे को ले आते हुए देखा, लेकिन ये चल फिर नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती। शायद ही आपको कुछ बता। आपने उस औरत को देखा था जो बच्चा उठा के ले गई? श्याम जी, इस तरह इनके सामने उस औरत का बच्चा उठा के ले जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो जानती थी कि ये चिल्ला भी नहीं पाएंगी। मतलब जिसने भी ये किडनैपिंग की है वो आपके परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानता है। लेकिन हमारा तो किसी के साथ में कोई छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं है, फिर क्यों करेगा कोई ऐसा? उसने फिरौती के लिए कॉल किया है, तो ये किडनैपिंग उसने पैसों के लिए की है, दुश्मनी के लिए नहीं। खैर, जिस नंबर से आप लोगों के पास फिरौती के लिए कॉल आया था, हम उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान अगर दोबारा आपके पास कॉल आता है तो हमें तुरंत बताइए। तांबे, हाँ सर। वायरलेस पे इन्फॉर्म करो कि अभी शांति नगर मीरा रोड से 3 महीने के एक बच्चे को किडनैप किया गया है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करो। हाँ मंजू। गणेश, तू सामान लेके पहुंच गया ना? अरे मेरे को एक अर्जेंट भाड़ा आ गया था, इसलिए मैं विरार जा रहा हूँ। क्या? तू अभी तक सामान लेके मेम साहब क्या नहीं पहुंचा? तो तेरे को कितना टाइम लगेगा?
1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। क्या 1-1.5 घंटा? चल मैं बाद में बात करता हूँ, बहुत काम है मेरे को। बाय। गणेश गणेश आपने आसपास में किसी बर्तन बेचने वाली औरत को देखा था? वो बघितलं होतं साहेब, लेकिन चेहरे पे घूंघट था ना। तुम्हारा श्याम सेठ और भंवर कहाँ थे आज सुबह? यहीं पर थे साहब, काम कर रहे थे। कुछ बताना चाहते हो क्या? सर, पड़ोसियों में से किसी ने भी उस बर्तन बेचने वाली को नहीं देखा, लेकिन पूछताछ के दौरान श्याम की फैमिली के बारे में पता चला है। माया, जिसने हमें फोन करके इन्फॉर्मेशन दी थी, वो दरअसल श्याम की दूसरी पत्नी है। करीब 15 साल पहले किसी बीमारी के चलते हुए श्याम की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। श्याम ने दूसरी शादी माया से की थी, शशि पहली पत्नी से। उसका हस्बैंड भंवर श्याम की सनमाइका और प्लाईवुड की शॉप पर नौकर था। करीब 1 साल पहले ही श्याम ने अपनी बेटी शशि की शादी भंवर से करवाई। अपनी ही दुकान के नौकर से अपनी बेटी की शादी करवाना कुछ अजीब नहीं लगा? इसकी एक वजह थी सर। दरअसल शादी से पहले शशि की कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स वायरल हो गए थे, जिससे उसकी काफी बदनामी भी हुई थी और कहीं भी उसका कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था। पड़ोसियों का कहना है कि इसीलिए श्याम ने अपनी बेटी की शादी भंवर से करवाई। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इस फैमिली की। हो सकता है ये किडनैपिंग भी इस फैमिली की किसी स्टोरी का प्लॉट या सब प्लॉट हो, क्योंकि जिस तरह प्लानिंग से किडनैपिंग की गई है, इसमें कोई शक नहीं कि किडनैपर फैमिली की डेली रूटीन के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि शशि 11 बजे बच्चे की मालिश करने के बाद नहाने के लिए जाएगी। दादी और माया के अलावा वहाँ कोई नहीं होगा, और उसे ये अच्छी तरह से पता था कि सामने होते हुए भी दादी कुछ नहीं कर पाएगी। जिस वालदे परिवार से ये बच्चा शुभ किडनैप हुआ था, उस परिवार के सदस्यों का बैकग्राउंड सामान्य नहीं था। कुछ रिश्ते मजबूरी में जुड़े थे और कुछ बड़ी असामान्य परिस्थितियों में जुड़े या जोड़े गए थे। तो क्या वर्तमान में घटी इस घटना का संबंध इस परिवार या इस परिवार के किसी सदस्य के अतीत से था, या कोई दुश्मन था जो इस परिवार से किसी तरह का कोई बदला ले रहा था, या कोई दोस्त था जो अब दुश्मन बन चुका था, या फिर कोई ऐसा जिसका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं था? हेलो, हाँ गणेश, तू उधर ही रुक, मैं अपना सामान लेने आ रही हूँ। कि तुझे किधर जाना है उधर जा। मुझे पता था आप यहीं हो। ये क्या कर रहे हैं? पुलिस ढूंढ रही है ना शुभ को, तो क्या जरूरत है अपना सब कुछ दांव पे लगाने की? तुमने शशि को कभी अपनी बेटी माना ही नहीं, लेकिन मैं बाप हूँ उसका। पर ये पैसों का लालच ठीक नहीं है। ये पैसे मैंने कमाए, तुम्हें चाहिए ना, तुम्हें और दूंगा, लेकिन फिलहाल इन पैसों से शुभ की जान बच सकती है। जाने तो मुझे। अपना बाप होना तो याद रहता है आपको, लेकिन आप मेरे पति भी हैं, ये बात आपको याद दिलानी पड़ती। आपकी बेटी का दर्द दूर करने के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं खराब कर सकती। अरे, आप लोगों को पता है शशि का है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, घर पर भी नहीं है, कहीं चली गई है वो। तू यहाँ क्या कर रहे हो? देखो कहीं जाके उसको। हाँ, मैं देखता हूँ। मैं आ रहा हूँ। गणेश, वो मेरी टोकरी किधर है? इधर, ये रही ना तेरी टोकरी। इसमें सामान था, वो किधर है? पागल हो गई तू, दिमाग खराब हो गया तेरा। जैसा तूने सामान दिया था वैसे के वैसे लेके आओ। बता तू किधर गया था? अरे यार, मैं जमील भाई के पास गया, उधर से माल लादा और चला आया इधर। किधर है जमील भाई की दुकान? देखो सेठ, जितना हो सक रहा है उतना हम कर रहे हैं, हम 2 ही लोग हैं। अरे सुनो, तुम दोनों गणेश को जानते हो क्या? हाँ, क्यों? वो अभी आधा घंटा पहले टेम्पू लेकर आया था ना इधर सामान उठाने के लिए। उसमें एक टोकरी थी, टोकरी में कुछ सामान था, तुम दोनों ने देखा क्या? नहीं, मैंने सामान रखा और वो चला गया। पक्का तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा हमने। इन सवालों का जवाब मिलने में जहां अभी थोड़ा वक्त था, वहीं जिस बर्तन बेचने वाली महिला मंजू ने उस बच्चे को किडनैप किया था, वो भी उस बच्चे को खो चुकी थी। एक तरफ पुलिस मंजू की तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ मंजू उस बच्चे को ढूंढ रही थी। क्या मंजू को वो बच्चा मिलेगा
और सबसे बड़ा सवाल यह था कि कब और कैसे पुलिस के हाथ मंजू तक और मंजू से होते हुए उसके हैंडलर तक पहुंचेंगे। कहाँ चली गई थी बेटा? हम लोगों की तो जान निकल गई यहाँ पे। क्या हुआ? अपने बच्चे को ढूंढने गई थी बाबा। सिर्फ मेरा ही दूध पीता है, भूखा होगा वो नहीं मिला। घबरा मत, मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे। चल अंदर चल। सर, हमारी टीम उस बर्तन वाली औरत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं लग पाया है। हम अगर जिस नंबर से वो रैंसम कॉल आया था, वो नंबर मीरा रोड के एक शॉप में लगे पीसीओ का है। उसके ओनर से मैंने बात की है, लेकिन वो भी बता नहीं पाया कि वो कॉल किया किसने था। एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा है? सर, चेक किया था मगर नहीं है। अब हमें उस औरत को तलाश करना होगा। यह किडनैपर दोबारा रैंसम के लिए कॉल करे, जो कि अब तक उसे करना चाहिए। यहाँ से राइट लो। हाँ शर्मा जी, नहीं आपका माल निकल गया, आधे घंटे में पहुंच जाए। आवाज जी बिल्कुल। तुमसे एक बात पूछनी, तुम्ही ने गायब किया है ना शुभ को? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? मैं अपने ही बच्चे को क्यों गायब करूंगा? क्या मिलेगा मुझे? फिरौती की रकम, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो पुलिस को जाकर सब कुछ बता दीजिए, असलियत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। साहब से मिलना था। मैडम, आपने बुलाया था? हाँ, ध्यान से देखो इन औरतों को और बताओ, कहीं इनमें से तो वो औरत नहीं थी? खोलो। सर, अगर वो इनमें से है भी तो भी मैं उसको नहीं पहचान सकती। मैंने आपको बताया था ना कि उसने लंबा घूंघट किया हुआ था। ठीक है, अब जा सकते हैं। तामे, जाने दो इन्हें। यस सर, आप लोग भी जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? अरे बताओ ना क्या लिखा है, मुझे दिखाइए। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हाय, उन्होंने चिट्ठी भेजी है ना। आई वो लोग मेरे शुभ को लौटा रहे हैं ना। हाँ? ऐसा कुछ नहीं करोगी समझी, और अगर ऐसा कुछ किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी। तो मैंने अपनी बच्ची से वादा किया कि उसके बच्ची को वापस लेकर आऊंगा। मैं लेने जा रहा हूँ उसे। 10 लाख रुपए देना है ना, दे के आऊंगा उसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बच्चे को लेने जा रहा हूँ। अब मैं भी चलता हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे अकेले बुलाया। मैं संभाल लूंगा उसे। लेकिन कुछ अजीब नहीं लगता तांबे? इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन शाम या उसके परिवार में से किसी को भी रैंसम के लिए दोबारा कॉल नहीं आया, जबकि अब तक आ जाना चाहिए था। अजीब बात तो है सर। कुछ गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़ सर? बोलो कामले। हाँ सर, शाम अभी निकला है और उसके पीछे भंवर भी निकला है। ठीक है, तुम पीछा करो उसका। हेलो। हाँ, नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? इसने जानबूझ के तो नहीं किया ना, लेकिन मुझे शक है कि उस भंगार की दुकान में जो औरत है ना, बच्चा उसी के पास होगा। हाँ ठीक है। मंजू को अब तक बच्चा नहीं मिला था, लेकिन बच्चे के परिवार को बच्चे को लौटाने के बदले फिरौती की मांग की जा चुकी थी।
तो फिर कौन था ये जिसने ये फिरौती की मांग की थी? या ये मंजू का ही कोई साथी था जिसने पहले बच्चे को मंजू से छीन लिया था और अब मंजू के साथ डबल क्रॉस करके फिरौती की रकम को अकेले ही हजम कर जाना चाहता था? सर शाम का पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा था, न जाने शाम यहाँ से कहाँ गायब हुआ। और भंवर? सर शाम ने भंवर को पिछले नाके से ही वापस भेज दिया। शाम दोनों तरफ आबादी बहुत ज्यादा है, हो सकता है इस तरफ सुनसान रास्ते पे गया हो। चलो। यस सर। शाम की गाड़ी यहाँ है तो शाम भी आसपास ही होगा। चलो देखते हैं इधर। सर जो बैग ये घर से लेकर निकला था वो तो यहाँ पर है ही नहीं। हो सकता है लोग उसे मारकर पैसे लेकर चले गए। मतलब किडनैपर जानता था कि हम इनके घर के फोन टैप कर रहे हैं, इसीलिए उसने चिट्ठी लिखकर इन्हें यहाँ बुलाया। लेकिन ये तो किडनैपर को पैसे देने के लिए आए थे, फिर किडनैपर को इन्हें मारने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सर हो सकता है शाम किडनैपर को जानता था, इसीलिए उसने अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए शाम का मर्डर कर दिया और पैसे लेकर चला गया। हो सकता है। बाबा, बाबा, मुझे मेरे मामा के पास जाना है, मुझे मेरे मामा के पास ले चलो। बाबा, मुझे मेरे मामा के पास जाना है। पैसे भी ले गए और उन्हें भी मार दिया। मुझे माननी नहीं चाहिए थी उनकी बात, पीछे जाना चाहिए था उनके। तो शुभ कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए, अगर आपके पिताजी का मर्डर और वो किडनैपर दोनों एक ही इंसान है तो आपका बच्चा अभी उसी के पास है। नहीं, इसका मतलब शुभ बाबा के कातिल के पास नहीं। मुझे मेरे बाबा शुभ को ले गया। एक नवजात शिशु के अपहरण से शुरू हुआ यह केस अब उसके नाना श्याम वाल्दे के खून में तब्दील हो चुका था। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई कनेक्शन था, या फिर ये दोनों अपराध दो अलग अलग लोगों द्वारा या फिर दो अलग अलग गिरोह द्वारा किए गए थे? एक के बाद एक हुई इन दो घटनाओं ने पुलिस और पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। ना तो अब तक बच्चे का कुछ पता चला था और ना ही श्याम का। सवाल थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और जवाबों का दूर दूर तक पता नहीं था। पहले ये केस सिर्फ किडनैपिंग का था, अब मर्डर का भी है। एक ही फैमिली में बारी बारी से दो क्राइम, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर हो सकता है कि बच्चे किडनैपिंग सिर्फ एक दिखावा हो, मुजरिम का मकसद सिर्फ शाम को मारने का हो। तांबे, अगर ऐसा होता तो ऐसा करने के कई और रास्ते भी थे। मतलब शाम को बहाने से कहीं बुलाया भी जा सकता था। खास बात है मोटिव। बच्चे की किडनैपिंग में मोटिव है पैसा, शाम के मर्डर में मोटिव क्या हो सकता है? ऐसा कौन है जिसे शाम की मौत से फायदा पहुंचता? सर इस घर में सबसे ज्यादा फायदा भंवर को मिलने वाला था, इकलौता जवाई है। शाम का जो कुछ भी था वो सब कुछ भंवर को ही मिलता। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों ही मामलों का ट्रिगर कहीं और है जिसे हम ढूंढ नहीं पा रहे। कोई कहानी है जो इन दोनों ही कहानियों को आपस में जोड़ती है। अभी अभी जो हमने घर में देखा, माया को अपने पति से ज्यादा पैसे की फिक्र थी और शशि को अपनी बच्ची की। और एक और खास बात जो मैंने नोटिस की, माया अपनी बेटी और दामाद को करीब देखकर कुछ परेशान सी लगी। हाँ सर, ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी। इस पूरी फैमिली की कंप्लीट कुंडली निकालो, तभी पता चलेगा कि इसमें रहने वालों के सितारे गर्दिश में क्यों हैं। और वो नौकर राजू, वो काफी पुराना है इस घर में, उसे भी काफी कुछ पता होगा, उससे भी पूछताछ करो। यस सर।
हमारा विश्वास कीजिए साहब, हम कुछ नहीं किए। हम नहीं शशि दीदी के लड़के को चुराए हैं और नहीं साहब को मारे हैं साहब। इतना तो हम लोग भी जानते हैं, तू वो बता जो हम नहीं जानते हैं। इस फैमिली के बारे में जितना और जो कुछ भी जानते हैं सब बता। झूठ बोलने और छुपाने की कोशिश मत करना, वरना ऐसी सजा दूंगा जो तू सह नहीं पाएगा। बोल। सर, ये इसके फोन में क्या मिला? साहब वैसे ही जैसे सबके मोबाइल में आया था वैसे ही हमारे पास भी आया साहब। दरअसल शादी से पहले शशि की कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ वायरल हो गए थे, जिससे उसकी काफी बदनामी भी हुई थी। बस एक गलती हो गई, हम इसको डिलीट नहीं किए, बाकी और कोनो गलती नहीं की है साहब। आप भंवर के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था, जिसके चलते तुमने पहले बच्चे की किडनैपिंग का नाटक रचा, उसके बाद अपने पति श्याम का मर्डर करवा दिया। यही सच है ना? ये कैसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? अभी नाटक बंद करो और चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। राजू ने हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ, ये सच है कि मेरा और भंवर का अफेयर था, लेकिन शशि के प्रेग्नेंट होने के बाद भंवर ने मुझसे दूरी बना ली थी। पहले मुझे लगता था कि वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा, लेकिन भंवर बिल्कुल बदल चुका था। माया के साथ वो रिश्ता रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी सर, और शशि से शादी के बाद मुझे अपनी उस गलती का एहसास हो चुका था, और जब वो माँ बनी तब तक मैं फैसला कर चुका था कि अपनी इस गलती को और नहीं बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने माया से दूरी बना ली। राजू के मोबाइल से हमें ये फोटो मिली है। ये जो लड़का है शशि के साथ फोटो में, जानते हो इसे? शर्ट उतारो। जी? अरे तेरे कान खराब है क्या? शर्ट उतार। पर शर्ट उतारो। अब तो तुझे पता चल ही गया होगा कि हमें सब कुछ पता चल चुका है। चल अब कहानी सुना ही दे। वो जो कहती मैं वैसा करता, और ये गलती भी मैंने उसके ही कहने पर की थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा बोझ था मेरे सीने पर, जो आज मैंने उतार दिया शशि को सब कुछ सच बताकर। मतलब धोखा दिया है तुमने मुझे? शशि, सच में अब सिर्फ तुम्हारा हूं। मेरा यकीन करो, मेरा तुम्हारी माँ से अब कोई रिश्ता नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे के अलावा कोई नहीं चाहिए, तुम भी नहीं। सर, अगर मेरे मन में कोई भी चोर होता तो मैं शशि को सब सच सच क्यों बताता? जी हाँ, बताया था उसने मुझे कि कैसे उसने और माँ ने मिलकर धोखा दिया मुझे और बाबा को। पर यकीन मानिए मेरा, अब इन सारी बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो सिर्फ मेरे बच्चे से। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मुझे मेरा बच्चा ला दीजिए। एक ही फैमिली के दो लोग जुर्म का शिकार हुए, एक 3 महीने का बच्चा जिसे किडनैप किया गया और एक 55 साल का आदमी जिसका मर्डर हुआ। मुझे इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस लगते हैं कि ये दोनों ही जुर्म किसी एक ही आदमी ने किए या करवाए। ऐसा भी हो सकता है इसमें 2 लोग शामिल हों। ये जो भी है या हैं, इनका इस फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन जिस सवाल पर आकर हमारी गाड़ी रुक जाती है वो ये है कि कौन और क्यों। 15 को बच्चा किडनैप होता है और ठीक एक दिन बाद 16 की शाम को शाम का मर्डर हो जाता है, और इस पूरी घटना के दौरान हमारी नजर इस फैमिली पर थी। यानी ये तो तय है कि इस पूरे मामले में फैमिली में से अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है तो उसने ये सब किया नहीं होगा, बल्कि किसी से करवाया है। सर, मुझे तो इस भंवर पर शक है, लेकिन पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर भी इसके कॉल रिकॉर्ड्स में से कुछ नहीं मिला हमें। ये भंवर बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। अगर इस सब में ये इन्वॉल्व है तो हो सकता है इसने अपना रेगुलर नंबर यूज ना करके कोई और नंबर यूज किया हो सकता है सर। और हाँ सर, शशि और माया के कॉल रिकॉर्ड्स में एक माधव नाम के आदमी का नंबर सामने आया। दोनों की बहुत ही बातें हुआ करती थी, लेकिन अब उस नंबर पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मैंने एड्रेस निकालने के लिए बोल दिया, एक बार एड्रेस आ जाए तो। साहब, मेरा पति के खिलाफ रपट लिखो नहीं साहब, उसने मेरे बच्चे को बेच दिया साहब। एक मिनट, अब बताओ हुआ क्या है? साहब, मैं काजूपाड़ा चौल में रहती हूँ। मैं और मेरा पति वही कबाड़ के गोदाम में काम करते हैं साहब। थोड़े दिन पहले टेम्पो में से हमें बच्चा मिला था साहब। और बर्तन तांबे, हो ना हो ये बच्चा शशि का ही हो सकता है। इस मजदूर महिला के अचानक यूं सामने आ जाने से पुलिस को एक ठोस क्लू मिल गया था, जिसके सहारे वो उस बच्चे की पहली किडनैपर मंजू तक पहुंच सकती थी। लेकिन अगर इस औरत की कहानी सच्ची थी और जिस बच्चे की वो बात कर रही थी वो शशि का बच्चा था, तो इसका मतलब ये था कि मंजू से होते हुए इस मजदूर औरत और इसके पति तक पहुंचा वो बच्चा अब किसी तीसरे के पास पहुंच चुका था,
यानी कि वो बच्चा पुलिस की पहुंच से अब कुछ कदम और आगे पहुंच चुका था। लेकिन सिर्फ ये मजदूर महिला वो नया चेहरा नहीं थी जिसकी इस कहानी में एंट्री हुई थी। कोई और भी था जो उतना जाना पहचाना नहीं था, लेकिन आगे चलकर इस कहानी के एक अहम किरदार के रूप में सामने आने वाला था। बच्चा किसको भेजा? बोल, बच्चा कहां से उठाया? मुझे नहीं मालूम कौन सा बच्चा साहब। साहब वो भंगार वाली मंजू को बेचा था। हाँ साहब, वो टोकरी मंजू का ही था, पर मुझे नहीं मालूम उसमें बच्चा था साहब। सच कह रहा साहब, मुझे नहीं मालूम था उसमें बच्चा था। उस दिन मीरा रोड के शांतिनगर के बाहर वो टोकरी उसने मेरे टेम्पो में रखा था और बोला शीला मैडम को जाकर दे दो, मैं उधर से ले लूंगी। ये शीला मैडम कौन है? साहब उनका बर्तन और जूने कपड़े का कारोबार है। मंजू जैसी बहुत सारी औरतें उनके लिए काम करती हैं। उस दिन जब मैं निकला वहाँ से तो मुझे गोदाम से फ़ोन आ गया एक अर्जेंट डिलीवरी के लिए, तो मैं वहाँ चला गया। और ये बात जब मैंने मंजू को बताई, बहुत परेशान हो गई थी साहब। उसने मुझे बहुत कॉल की, तो मैंने बोला उसको मुझे बहुत देर लगेगी आने में। वो खुद जाके टोकरी ले आई थी साहब। ये मंजू कहाँ मिलेगी? साहब वो पीछे गली के नुक्कड़ पे, शायद उसका लेफ्ट में मकान है साहब। कौन था वो? यार नहीं था वो, मेरा भाई था। भाई? हाँ, मेरी सौतेली माँ का बेटा माधव। शशि, तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आई। बस इतने ही? इतने में पूरा महीना कैसे चलाऊंगा मैं? मुझे तो लगता है आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। अरे नहीं माधव, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। शशि, माँ से कभी मुझे अपनापन नहीं मिला, लेकिन माधव, उसने मुझे कभी भाई की कमी महसूस नहीं होने दी और उसकी परेशानी मैं नहीं देख पाई। और माधव, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारा अपना कोई काम करना भी तो जरूरी है। माँ के पैसों से जिंदगी तो नहीं चल सकती ना माधव। ठीक है, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, या तो मैं कोई बैंक लूट लूं या मैं कहीं चोरी कर लूं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तब शशि ने मुझसे वो बात कही जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता सर। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके बेटे का किडनैप कर लूं और उसके पापा को पैसे के लिए बोलूं। वो देने के लिए मना नहीं करेंगे सर। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन बाद में उसकी जिद और अपनी हालत देखकर मैंने हाँ बोल दिया। फिर मंजू की मदद से तुमने उस बच्चे को किडनैप कर लिया? मैं माधव को पसंद करती थी साहब, इसीलिए उसे मना नहीं कर पाई। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। फिर वो हो गया सर जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी मैंने। सर शुभ मुझ तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया था सर। तू पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? अरे ना तो मैंने तेरे बाबा को मारा है और ना ही फिरौती की चिट्ठी मैंने भेजी थी। अरे जब बच्चा था ही नहीं मेरे पास तो मैं फिरौती किससे मांगता? शुभ कहाँ है मेरा? शुभ मंजू के पास है और मैं उसे ही लेने जा रहा था। कौन था वो? मेरा शुभ। शुभ, मेरा बच्चा। हाजी, हाजी माजा शुभ। आपका भाई भी आपको बहुत याद कर रहा है। उसने बताया कि कितना गहरा संबंध था भाई बहन के बीच में और क्या क्या किया है आपने अपने भाई के लिए। माधव ने आपको जो कुछ भी बताया सब सच है। शुभ की किडनैपिंग उसने मेरे ही कहने पर की थी। और आपके पिताजी का मर्डर? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर मेरा यकीन कीजिए। सर सीन ऑफ क्राइम से पहले ये वो आखिरी जगह है जहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है। तांबे, जिस दिन शाम का मर्डर हुआ था उस दिन का इस कैमरे का पूरा फुटेज ले लो और हर आने जाने पे नजर रखो। यस सर। ये क्लियर नहीं हो पाया है कि शाम का कत्ल किसने किया और उसके कत्ल की वजह क्या हो सकती है। सर, ये रही माधव की कॉल और लोकेशन की रिपोर्ट। इसके हिसाब से फिरौती की चिट्ठी जब आई तब वो शाम के घर के करीब था ही नहीं। ये भी तो हो सकता है जिस तरह से इन्होंने मंजू से किडनैपिंग कराई, ये चिट्ठी भी किसी और से फिकवाई है। पॉसिबल है सर। हो सकता है इन लोगों ने ये काम खुद ना करके बल्कि किसी और से करवाया। सर सीसीटीवी फुटेज आ गई। लगाओ।
सर इसका मतलब भंवर जो भी कह रहा है वो सच है। रिवर्स करो इसे। ये वापस लौटा तो जरूर था, इसे वापस पुलिस स्टेशन बुलाओ। यस सर। सर तेरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है और उसका सबूत हमारे हाथों में। तूने जब श्यामलाल का खून किया तो उसके खून से तेरी शर्ट भीग गई थी, इसलिए तूने वो शर्ट उतार कर फेंक दी और वहीं कहीं से टी शर्ट खरीद के पहन ली। इसलिए जब तू गया था तो शर्ट में था, लेकिन जब लौटा तो टी शर्ट में। लेकिन तेरी बदकिस्मती से वो सब हमारी आंखों के आ गया। दीपा दिखाओ इसे। नहीं सर, मेरा मतलब हाँ सर, आप ठीक बोल रहे हैं कि मैंने शर्ट बदली थी, लेकिन उस पे खून के दाग नहीं थे। वो मैं कीचड़ में गिर गया था ना, इसलिए बदली थी सर मैंने। सर मैं सही कह रहा हूँ। तूने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा था तेरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है और उसका सबूत हमारे हाथों में। वो शर्ट जो तूने फेंकी थी ना, वो हमें मिल गई। उस पर लगे खून की हमने जांच करवाई, वो खून श्याम का है। सर मुझे पता चल गया था कि हमारे बेटे को खुद शशि ने ही किडनैप करवाया था। दया की ज़रूरत मुझे भी थी। जब शशि दया दिखाई रही थी तो मैंने सोचा कि उसकी दया का इस्तेमाल थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, वो चिट्ठी मैंने ही फेंकी थी। मैंने उसे बुलाया था, इसलिए मुझे पता था कि वो कहाँ जाने वाला है। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन उसने मुझे आधे रास्ते में ही देख लिया और मुझे वापस भेजना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मैंने फिर उसका पीछा करना शुरू किया। तो मैंने बुलाया था तुम्हें और वो चिट्ठी भी मैंने फेंकी थी। नमक हराम। कहने को तो मैं श्याम सेठ का दामाद बन गया था, लेकिन था तो मैं उनका नौकर ही ना। जब तक वो जिंदा रहता मैं दुकान का सेठ नहीं बन सकता था, और मुझे कुछ भी करके सेठ बनना था, भंवर सेठ। जितना चालाक और समझदार तू खुद को समझता है ना, उतना है नहीं। तेरी वो शर्ट हमें नहीं मिली थी, लेकिन तेरी नीयत हमें पता चल गई थी, इसलिए हमने झूठ बोला और तू उसमें फंस गया। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गलतियों से दूसरे सबक लेते हैं। दूसरे की लाश के ऊपर चढ़कर बड़ा बनने की कोशिश तुझसे पहले भी कई लोगों ने की, लेकिन वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाए। अगर तूने उनकी गलतियों से सीखा होता तो आज तेरा ये अंजाम नहीं होता। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम तेरी गलतियों से तो दूसरे सबक लें। शशि अपने सौतेले भाई की मदद करना चाहती थी, इसलिए शशि ने अपने भाई के साथ मिलकर खुद अपने ही बच्चे की किडनैपिंग की प्लानिंग की, जो कि उल्टी पड़ गई। शायद इस जुर्म की कहानी का जन्म बुराई की नहीं बल्कि भलाई की कोख से हुआ था, जिसे आगे बढ़ाया भंवर के लालच ने और बहुत जल्द बहुत कुछ पा लेने की उसकी गलत मानसिकता ने। लेकिन इस केस से यह भी साफ है कि गलत रास्ते पर उठाया गया कदम हमें गलत अंजाम तक ही ले जाता है, चाहे उसके पीछे का मकसद किसी की भलाई ही क्यों ना हो, जैसा कि इस केस में शशि के साथ हुआ। इस कहानी से मिलने वाली सीख हम सब तक पहुंचे और हमारे समाज में फिर से कभी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस उम्मीद के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।